नमस्कार। आज चुनाव के नतीजे आए हैं लोकसभा के। किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम। हमेशा ये चुनाव के नतीजे लाते हैं, लेकिन इस बार बड़े अजीब नतीजे आए हैं। दोनों साइड खुशियां मन रही हैं। एनडीए खुश है कि सरकार बना लिया, और इंडी गठबंधन खुश है कि हमारी सीटें बढ़ गई हैं, हमने यूपी, बंगाल और तमिलनाडु में हरा दिया। थोड़ा सा भाजपा के ये परिणाम नहीं रहे, तो आज इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। चुनाव के परिणाम भाजपा के अनुरूप क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे, और आगे की राजनीति कैसी। पहली तो विश्लेषण कर लेते हैं कि भाजपा की सीटें कम आने के कारण क्या रहे, मुख्य कारण क्या रहे, जो हमारे जैसे ग्राउंड पे रहने वाले आम लोगों को जो लगते हैं मुख्य कारण, उनके बारे में। जो बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पे हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग हैं, उनके अनुरूप नहीं। जो टीवी पत्रकार जो एसी कमरों में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं, उनके अनुरूप नहीं। जो लोग मतलब सच में जिनको आम आदमी कहा जाता है, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग ये नतीजे किस कारणों से रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाजपा की सीटें कम क्यों हुई। पहली चीज, इनकॉम्पिटेंट जो उम्मीदवार सिलेक्शन है। जो भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार सिलेक्शन भाजपा के साइड से रहा है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। ये भाजपा को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। कहीं पे आप जो जातीय तालमेल है वो नहीं बिठा पाए, कहीं पे जो उम्मीदवार है उसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है वो नहीं भाप पाए। ये मानिए आप, ये भाजपा को मानना पड़ेगा कि ये मोदी की हार नहीं है। मोदी को जो वोट मोदी के फेस पे पड़ना चाहिए था, पड़ा। लेकिन लोगों ने ये सोचा है कि भाई साहब ठीक है, मोदी हैं तो हैं, लेकिन मेरा कैंडिडेट भी तो मायने रखता है। मेरा कैंडिडेट कौन है? कहीं पे लोगों, आपने सही कैंडिडेट नहीं दिया तो लोग निराश होकर के दूसरे कैंडिडेट को वोट कर दिया, और कहीं पे आपने गलत कैंडिडेट किया तो आपका वोटर जो आपको वोट देना चाहता था, आपके लिए जीना मरना चाहता था, आपके लिए रोड पे निकलना चाहता था, लेकिन बोला कि भाई इसके लिए मैं क्यों निकलूं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इस आदमी के लिए क्यों निकलूं। और जैसा मीडिया ने परसेप्शन बना दिया कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, सरकार तो बन ही रही है, तो वो जो वोटर है, वो जो कार्यकर्ता बोला भाई साहब मोदी तो मेरे को एंड ऑफ द डे सरकार बनानी है, मतलब मोदी जी मेरे को एज ए प्रधानमंत्री चाहिए, और मेरा जो उम्मीदवार है भाजपा से वो किसी काम का है नहीं, तो इसको हारने देते हैं। इसको मैं ना ही वोट देने जाऊंगा, ना ही वोट दिलवाने के लिए बात करूंगा, ये हार जाए, भले ही सरकार तो बनी जाएगी। तो ये जो क्लैश रहा ना, ये जो सोच रही, उसको भाजपा भांप नहीं पाई। दूसरा, आपने बाहर से लोगों को लाने के लिए जो ग्रैंड ओपनिंग खोली ना, उसमें आपने बड़ी देर कर दी। आपको ये ओपनिंग 3 साल पहले खोलनी चाहिए थी, 2 साल पहले खोलनी चाहिए थी कि भाई साहब मैं ओपनिंग खोल रहा हूं, 2 साल आप आकर के पार्टी में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ घुलो मिलो, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठो, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ रैलियां करो, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ रोड पे जाओ, तब जाकर के आपको चुनाव लड़ने दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने किया ग्रैंड ओपनिंग करी, वहां से ला करके लोगों को सीटें बांट दी।
अब जो आपका कार्यकर्ता है, जो रोड पे घिसता है, जो रोड पे धूप में, छांव में, पानी में, बरसात में, तपन में जीता मरता है आपके लिए, वो कार्यकर्ता निराश हो गया। वो कार्यकर्ता सोचने लगा भाई साहब इनके लिए तो मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो कल को किसी पार्टी से एक बंदे को उठाएंगे और ला करके हमारे सर पे बिठा देंगे। तो जो आपके कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं उन सीटों पे या अगल बगल की भी सीटों पे ये आम कार्यकर्ताओं के मन में आ गया कि भाई साहब ये लोग तो ऐसे ही करेंगे, हमको तो मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्या मेहनत करें और हम किसके अगेंस्ट में बोले, किसके सपोर्ट में बोले, ये लोग तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता आज मैं यहाँ पे झंडे गाड़ रहा हूँ लोगों को, मतलब दूसरे के खिलाफ में, उसी को अपनी पार्टी में बुलाकर कल को बोले कि तुम इसके लिए झंडे गाड़ो। तो ये चीज आप नहीं मानते। उसके चक्कर में आपके लोकल जो आपके ग्राउंड के जो नेता थे उनकी अनदेखी हुई, ये आपको मानना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपने ब्रांडेड नेताओं पे ध्यान दिया। आपने ये नहीं ध्यान दिया कि कौन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, आपने ये नहीं ध्यान दिया कौन आपको चुनाव जितवाएगा। जिताऊ उम्मीदवार आपने नहीं सिलेक्ट किए, आपने ब्रांडेड नेताओं को चुनाव टिकट दिया। मैं यूपी से आता हूं, मैं आपको सीटें गिनवा सकता हूं कहां कहां पे आपने ब्रांडेड नेताओं को दिया। आपने अब मेरी लोकसभा बलिया लगती है, आपने नीरज शेखर को ले जाकर के उम्मीदवार बना दिया बलिया में। किस बेस पे उम्मीदवार बनाया? जो आदमी 10 साल से लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, जो आदमी राज्यसभा के टिकट लिए यहां दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली से सारा काम कर रहा है, जिसकी जीरो पब्लिक कनेक्टिविटी है, उसको आपने ले जाकर के टिकट दे दिया। ये आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। अपने जिला के उस लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। वो कार्यकर्ता आज रो रहा है आपकी गलती की वजह से। वो चुनाव हारने की स्थिति में नहीं था। बलिया लोकसभा आपकी लोकसभा थी, जीती हुई सीट थी और फिर से आप जीतते, लेकिन आपने कैंडिडेट ऐसा चुना कि उसका अपना वोट कुछ भी नहीं पड़ा। जो भी वोट पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम का वोट पड़ा। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मोदी की ब्रांडिंग है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ मोदी की ब्रांडिंग पे चुनाव नहीं जीते जाएंगे। कैंडिडेट को भी काम करना पड़ेगा, कैंडिडेट को भी लोगों से कनेक्टिविटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्रिएट नहीं मेंटेन रखनी पड़ेगी 5 के 5 साल। और वहां पे बलिया लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बलिया लोकसभा में सनातन पांडे जो सपा से उम्मीदवार थे, उन्होंने अच्छी कनेक्टिविटी मेंटेन रखी थ्रू आउट द सेशन। 5 साल वो आदमी लोगों के बीच गया, भले काम किया हो, नहीं किया हो, क्या किया हो, लेकिन वो आदमी लोगों के बीच में दिखा है। तो लोगों को लगा हाँ ये बंदा मेरे बीच आ तो रहा है ना यार, तो आगे भी आएगा। लेकिन आपका और पीछे आपने गलत आदमी को सीट दे दी थी, वो आदमी जीतने के बाद कभी लोकसभा में आया नहीं। आप उस जिसके एवज में आपको उसकी सीट काटनी पड़ी, आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वैसे ही आदमी को आपने टिकट दे दिया जो जाके फिर से दिल्ली बैठने वाला था। किस बेस पे आपने टिकट दिया? क्यों? क्योंकि बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री का लड़का है। अरे भाई साहब, मैं इस बारे में मोदी जी की प्रशंसा करूंगा कि वो हमेशा उन्होंने इस ब्रांडेड चीज का अगेंस्ट में प्रचार किया, लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ? वैसे ही आदमी को टिकट दिया ब्रांड के बेस पे। क्यों? तो ये दूसरी चीज, बड़ी मेजर चीज इस चुनाव में भाजपा के साइड से हुई। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट में, भाजपा की जो जननी है आरएसएस, उसको भूल गई। आरएसएस जिसने भाजपा को बनाया है, भाजपा को सजाया है, संवारा है, इस लेवल तक लेकर के आए हैं, उनको आप भूल गए। आरएसएस का वर्कर
उस शिद्दत से ये चुनाव नहीं लड़ रहा था जिस शिद्दत से उसने 2014 लड़ा, 2019 लड़ा, क्योंकि उसको दिख रहा था कि अब उसके संगठन की उतनी पूछ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। जो कांग्रेस ने किया था गलती, आपको पता है, वो आप फिर से कर रहे हैं, तो वो चीज ना करी जाए। दूसरा, तीसरी चीज जो अब मैं एग्जाम्पल देता हूं कुछ चीजों का। एक होता है इंटैक्ट वोटर, जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी से या कहें कि कास्ट या जो भी हो, एक होता है इंटैक्ट वोटर आपका, कि वो कुछ भी हो जाए वो इधर उधर नहीं होता, वो आपकी पार्टी के साथ रहता है। बहुत मेजर कोई इंसिडेंट हो तभी वो आपके पार्टी से हटता है, अदरवाइज आपकी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है। आप सपा को ले लीजिए, यूपी में सपा में एमवाई समीकरण है, और वो एमवाई आप सपा जीते सपा हारे, मुस्लिम और यादव का वोट सपा पे इंटैक्ट रहता है यूपी में। डजंट मैटर सपा जीत रही है हार रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो इंटैक्ट वोटर्स थे, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कोयरी, कुर्मी, ये जो इंटैक्ट वोटर आपका था उसको आपने छोड़ दिया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इनको कैसे इंटैक्ट रखा जाएगा। क्योंकि जब आप पहले जो आपके पास है उसको बचा करके रखेंगे और आगे मैं ऐड क्या कर सकता हूं ये सोचेंगे, तब जाकर के आप आगे बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आपने क्या सोचा, ये तो जो मेरा है वो तो मेरी बपौती है, आगे मैं और लोगों को खींच लाता हूं। नहीं साहब, जो आपका है, जो आपको वोट देता है वो आपका बपौती नहीं है, बस उसके सामने प्रॉब्लम है कि आपके अलावा कोई और बेहतर विकल्प उसके सामने नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपका है उसको इंटैक्ट रखते हैं और आगे चीजें और ऐड करें। तीसरी चीज है आपके बड़बोले नेता, जो सत्ता के मद में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है जमीनी हकीकत। वो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं और कहीं भी बोल देते हैं, और उनको नहीं पता है कि ये आज का डिजिटल युग है। हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी दिन का 2 से 2.5 घंटे तो ऐसे उंगली चलाता ही है, और आपकी यहां यूपी में बोली हुई बात, बिहार में बोली हुई बात पूरे देश में एक एक आदमी तक जा सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं दिल्ली में बैठ करके, मैं मेरठ में बैठ करके, मैं अयोध्या में बैठ करके कुछ बोल दूंगा और उसका इंपैक्ट महाराष्ट्र में नहीं होगा। आप ये गलती कर रहे हैं। तो ऐसे बड़बोले जो नेता हैं उनके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। भगाइए उनको पार्टी से, दूर कर दीजिए। जो आपका भला नहीं कर सकते, जो आपके पार्टी का भला नहीं कर सकते, उनको दूर कर दीजिए पार्टी से, क्योंकि वो ना ही अपना भला कर सकते हैं ना ही आपकी पार्टी का भला कर सकते हैं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, काम उनके बस का नहीं है। आप आज आप उनको मिनिस्ट्री दे दीजिए, उस मंत्रालय की रेड मार के रख देंगे वो लोग, उनके बस की काम नहीं है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। तो ऐसे बड़बोले नेताओं पे कंट्रोल करने की जरूरत। दूसरे, जो आपके लोकल छुट भैया कुछ नेता हैं, जो ही सरकार बनी उनने बाजुएं चढ़ानी शुरू कर दी।
अब तो हमारी सरकार है, अब तो हम रंगदारी करेंगे, सरकार बनेगी तो बता देंगे। भाई साहब, इसी के खिलाफ में आपको वोट पड़ा है। यू स्पेशली ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, हिंदी बेल्ट, यूपी, बिहार, बंगाल, इसमें जो वोट आपको पड़े हैं ना, वो लोग इन्हीं चीजों से त्रस्त हैं, इन्हीं बाजू चढ़ाऊं लोगों से। जो लोग बात बात में बाजू चढ़ा लेते हैं, मार काट पे आ जाते हैं, लोगों को दबाने लगते हैं, लोगों को पिटवाने लगते हैं, पुलिस से दबाने लगते हैं, प्रशासन से दबाने लगते हैं, इन्हीं लोगों से परेशान होकर के लोग भाजपा को एज ए ऑप्शन चुनते हैं। और जब वही काम आप करने लगेंगे तो आपको मुक्की खानी पड़ेगी। फिर तो आपके और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो जो इलेक्टर है, जो वोटर है, वो तो बोलेगा भाई चाहे मेरे को तो रोना वैसे भी है, चाहे मैं तुम्हें चुनूं चाहे उसे चुनूं, फर्क तो है नहीं कुछ, तो मैं तुम्हें क्यों चुनूं। तो ऐसे छोटे भैया नेता जो आपकी ब्रांडिंग खराब कर रहे हैं, आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। एक आपकी हमारा एडवाइस है कि आप में, आपकी पार्टी में एक अनुशासनिक समिति होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को वॉच करे और कंट्रोल करे कि लोग ऐसी बातें ना बोले और फील्ड में ऐसा काम ना करें, और करें तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बोलना छठी चीज है ओवर कॉन्फिडेंट। आपका मैनेजमेंट, जो आपका पार्टी का मैनेजमेंट है, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था नतीजों को लेकर के, और पहले से ही वो मतलब इस मोड में खेल रहा था कि अरे यार अपन तो जीत ही रहे हैं, बस कितना प्लस साइड लेकर के जाना है वो सोचना है। अरे कोई नहीं, 350 टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी ने 350 का टारगेट दिया है, 370 का टारगेट दिया है, 340 आ जाएगी, 320 आ जाएगी, जीत तो अपन रहे ही हैं, क्या दिक्कत की बात है। इस ओवर कॉन्फिडेंट ने आपका बंटाधार कर दिया। यूपी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने जिनके साथ, जिन भी लोगों के साथ बड़े बड़े जो मुंहफट पार्टी के लोग हैं, उनके साथ आपने गठबंधन किया और उन्होंने क्या आपको रिजल्ट ला करके दिया वो आपको दिख रहा है। और जो वर्ग आपको वोट नहीं दिया है, मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा आपको करना क्या चाहिए था। तो यूपी और शायद उसका इम्पैक्ट आपको बिहार और बंगाल में भी देखने को मिलता, आप अच्छा कर पाते। ठीक है, कोई नहीं। तीसरी चीज, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी जो अभी ओवर कॉन्फिडेंट की बात करें, उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि इस जो ओवर कॉन्फिडेंट आपने, एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट था, इसी ओवर कॉन्फिडेंट में आपने कार्यकर्ताओं को भी डाल दिया। तो वो सोच रहा कार्यकर्ता यार इतनी मेहनत क्यों करें, जीत तो रहे हैं ना, क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों धूप में जाना, इतना तामझाम क्यों करना, अपन सोशल मीडिया पे ही पॉलिटिक्स कर लेते हैं। तो आपका कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उस ओवर कॉन्फिडेंट में हो। तीसरी चीज, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि पार्टी पे ना एक छत्रप बैठना, पार्टी पे एक लीडर का आधिपत्य दिखना। जो हम कांग्रेस की बात करते हैं कि गांधी परिवार तय करता है चीजें, और वही चीजें कांग्रेस को फॉलो करनी पड़ती है। जो समाजवादी पार्टी में कि जो अखिलेश, जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है वो डिसीजन लेगा, वही पूरी समाजवादी पार्टी का डिसीजन होगा। कहीं ना कहीं ये लोगों में, भाजपा में भी दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, कि कोई एक दो आदमी बैठा है, वही सब कुछ करता है यार, वही सब डिसीजन लेता है,
तो आपके जो बाकी के नेता है ना, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए। और ऐसे काम नहीं होता गुरु। ठीक है, आपने काम बहुत बेहतरीन किया है, जब प्राइम मिनिस्टर, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, टू गुड, बट आपके अकेले करने से सब कुछ काम नहीं हो पाएगा गुरु। पूरी टीम जब काम करेगी, टीम परफॉर्म करेगी, तब रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन यहां पे टीम वर्क नहीं हो रहा है। सब देख रहे हैं, या तो एक बंदा देख रहा है कि मोदी जी है ना, वो कर लेंगे, सब संभाल लेंगे। एक बंदा सोच रहा है यार मोदी के भरोसे तो जीत ही जाएंगे, इतनी मेहनत क्यों करें। और एक बंदा सोच रहा है सारा क्रेडिट तो मोदी का है, मैं क्यों करूं। दोनों टाइप के थॉट आपके लिए घातक है। एक बंदा सोच रहा है यार मोदी तो सब संभाल ही लेता है, मैं अपना, अरे यार अपन तो मौज काटते हैं, वो भी आपके लिए घातक है। दूसरा वाला थॉट कि सारा क्रेडिट मैं चाहे जो करूं, क्रेडिट तो मोदी को मिल रहा है, वो भी आपके लिए घातक है। तो दोनों से आपको निपटना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जोड़ तोड़ की आपने जो पॉलिटिक्स अपनाई रिसेंट डेज में, महाराष्ट्र में देखने को मिला, वो पूरे देश के लिए था कि भाई साहब ये एक्सेप्टेड नहीं था। आपका कार्यकर्ता बोलता है साहब आप जाओ बिहार में, आप बिहार के अपने एक एक कार्यकर्ता से पूछना, आपका एक एक कार्यकर्ता बोलेगा साहब मैं आगे 50 साल, आप लड़ने को बोलो आगे 50 साल में लड़ूंगा। लेकिन ये जोड़ तोड़ वाली राजनीति अपने को नहीं चाहिए। आप अपने महाराष्ट्र के कार्यकर्ता के पास जाओगे, आपका महाराष्ट्र का कार्यकर्ता बोलेगा साहब आप बोलो कि तुझे 50 साल लड़ना पड़ेगा। बीजेपी की, यहां पे गलत मैं बोल रहा हूं, बीजेपी की नहीं, आरएसएस की विचारधारा ऐसी है कि जो कार्यकर्ता आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा रहा है वो विचारधारा छोड़ नहीं सकता, चाहे वो उसको 50 साल लड़ना पड़े। लेकिन जब आप ऐसे जोड़ तोड़ करते हैं तो वैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। और बाकी जो आप, एक तो आपके कार्यकर्ता का मनोबल गिरा, दूसरा जो आदमी अलग स्टेट में आपके साइड थोड़ा सा ना ओपन हो रहा था, आपके साइड आने की कोशिश कर रहा था, शायद वो आ भी जाता आपके साइड, उसको दिखा कि यार मतलब दूसरे स्टेट में तो इनने पूरी की पूरी पार्टियां खत्म कर दी, पूरी की पूरी पार्टियां तोड़वा दी। तो वो जहां जिस स्टेट में था, वो जो उसका लीडर था, जो उसका करंट का लीडर था, उससे इंटैक्ट होना उसने ज्यादा बेहतर समझा, ना कि आपके पास आना। तो ये एक रीजन। लास्ट रीजन है कि आपके साथ गेम हो गया। आपके साथ आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पेशली मैं यहां पे क्रेडिट दूंगा अखिलेश यादव को, सपा से, कि उन्होंने आपके साथ गेम कर दिया। उन्हीं की पिच पे कांग्रेस ने भी खेला तो कांग्रेस को भी फायदा हुआ। सपा ने ये चुनाव बहुत ही अच्छे से लड़ा है, जिसका फायदा सपा को मिला है। सपा ने आपको आरक्षण पे लेके आई, सपा आपको संविधान बचाओ पे लेके आई, सपा आपको कास्ट पे लेकर के आई, जहां पे आप उलझ गए, जहां पे आप उलझ गए साहब। और उसको कैसे डील करना चाहिए था, जिस तरीके से डील करना चाहिए था, उस तरीके से आप डील नहीं कर पाए। आप ये नहीं समझ पाए कि संविधान बचाने की बात यहां पे नहीं हो रही है। ये लोग संविधान बचाने के नाम पे एक वर्ग को प्रभावित करना चाहते थे, और वो वर्ग फिर मोदी की नहीं सुनेगा। वो वर्ग सशंकित है कि भाई साहब उसको जो अधिकार मिले हैं वो अगर आप ले लोगे तो वो आदमी कहां का रह जाएगा। तो उसको समझाने के लिए
आपको उसी वर्ग के इंसान को बैठाना पड़ेगा। आपने वहां पे गलती करी। आरक्षण और संविधान के मुद्दे पे आपको जो सबसे ज्यादा लाभान्वित वर्ग है उससे जुड़े हुए लोगों को ही आगे करना चाहिए था जवाब देने के लिए। उससे जुड़े हुए नेताओं को ही फील्ड में भेजना चाहिए था उस चीज को हैंडल करने के लिए। लेकिन आपने सब कुछ अपने ऊपर ले रखा है कि नहीं सब कुछ मैं करूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। अब आते हैं कि ये तो हो गए एनालिसिस की रीजन क्या रहे सरकार मतलब भाजपा की सीटें कम आने की। अब आते हैं कि आगे सरकार कैसी बनेगी, राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहेगा। देखिए अब ये तो हमको मान के चलना ही पड़ेगा कि कुछ बोल्ड डिसीजंस अब 5 साल के लिए होल्ड पे चले जाएंगे। जैसे यूसीसी अब आपको 5 साल केंद्र के लेवल पे तो नहीं ही देखने को मिलेगा। राज्य सरकारें, भाजपा की राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं, लेकिन केंद्र के स्तर पे यूसीसी नहीं आएगा। ये आपको मान के चलना चाहिए। कोई मेजर संवैधानिक बदलाव नहीं होगा, ये भी आपको मान के चलना। अमित शाह का कद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस एनडीए की सरकार में, ये भी आपको मान के चलना चाहिए। जो विपक्ष एकदम से आधारहीन था, शक्तिहीन था, वो अब उसके पास ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा आक्रामक होगा। जोड़ तोड़ की कोशिशें भी लगातार 5 साल होती रहेंगी, ये भी हमको देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कैसे काम करती है। फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।